नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं में ही आगे पढ़ेंगे। कल हमने 1 नंबर और 2 नंबर हल कर लिया था, आज 3 नंबर हल करेंगे। 3 नंबर में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। सर्वप्रथम हम 3 नंबर के 1 नंबर को हल करते हैं, जिसमें संख्याएं हैं 12। तो सर्वप्रथम हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 2 से कट जाएगा, तो 6 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, तो हमारे पास 3 को काटेंगे 1 बार में, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15 3 से विभाजित हो जाएगा 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में, तो हम 15 के बदले लिख सकते हैं 3 गुना 5। और अब कर लेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से इसे विभाजित कर सकते हैं 7 बार में और 7 से 1 बार में, अर्थात 21 के बदले में हम लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान है, जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। तो जैसे तीनों में 3 कॉमन है तो ये एचसीएफ हो जाएगा, तो अर्थात हम यहाँ एचसीएफ बराबर 3 लिख देंगे। एक तो आंसर हमारा यह हो गया। लेकिन अब एलसीएम निकालना है, वह भी बहुत आसान है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा अर्थात एचसीएफ होगा उसे तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 गुना 2, इसे भी लिखेंगे। उसके बाद इसमें 5 और इसमें बचा हुआ है 7, और सभी को गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 5 बार पढ़ेंगे 60, 60 को 7 बार पढ़ेंगे 420। तो एलसीएम हमारा आ चुका है 420। चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17, 23 और 29 तीन संख्याएं। ऐसे तो 17, 23 और 29 तीनों एक अभाज्य संख्याएं हैं, इसका गुणनखंड संभव नहीं है, फिर भी करके देखते हैं। तो 17 का यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 17 से ही 1 बार में इसमें भाग लगेगा, तो 17 गुना 1 हम लिख देंगे। फिर 23 है, तो 23 के लिए करेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित नहीं होता है। तो 23 एकम 23 है, तो फिर इसे भी लिख सकते हैं 23 गुना 1। और इसी प्रकार 29 का करेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 को 1 बार में ही लगाएंगे, तो 29 का हम लिख देंगे 29 गुना 1, 29 बराबर। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनमें कॉमन कुछ नहीं था। आप पूछ सकते हैं कि इसमें एक एक क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए कि सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं थी। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, एक तो कॉमन सब में है, इसीलिए 1 लिख दिए। तो यहाँ से एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा। और यहाँ से एचसीएफ तीनों में 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए जो कॉमन हो उसे लिखते ही हैं, जो कॉमन ना हो उसे भी लिखते हैं। तो 17 गुना 23 गुना 29 कर लेंगे, तो 1 गुना 17 करेंगे 17 ही होगा। 17 गुना 23 करेंगे तो 17 तिया 51 का 1 हाथ मेरा 5, 17 दूना 34 5 39, तो 391 और गुना 29 हो जाएगा। तो फिर जब हम 29 से गुना करेंगे तो 29 को से जब गुना करेंगे तो ये 11,339 हो जाएगा। आप रफ में गुना कर लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थात एलसीएम बराबर हो गया 11,339। यही है हमारा उत्तर। अब तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें 8, 9 और 25 है। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित हो जाता है 4 बार में, फिर से 2 करेंगे तो 2 बार में, 2 से करेंगे तो 1 बार में, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसमें 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भी कॉमन नहीं आने वाला है। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 से 3 बार में, 3 का 1 बार में, अर्थात 9 के बदले में हम लिख लेंगे 3 गुना 1। और 25 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 25 का भी करेंगे तो 5 बार में 25, और 5 से करेंगे तो 1 बार में, तो यहाँ भी लिख लेंगे 25 बराबर 5 गुना 1। अब इसलिए इसमें 1 लिखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, तो इसलिए इसमें हम 1 लिख लेंगे। अर्थात एचसीएफ बराबर जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ है 1, और एलसीएम बराबर, तो जब एचसीएफ 1 आए ना, हमेशा याद रखना है कि हम तीनों संख्या या जितनी भी संख्याएं होंगी उसे ही गुना कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में अभाज्य गुणनखंडों को ही गुना करना है। तो करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ 3 गुना 3 गुना यहाँ 5 गुना यहाँ 5। अब कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि 1 कॉमन था, 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए कर ही देते हैं। अब गुना कर लेते हैं। 1 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 या 24 24 24 निकालने के लिए इन्हें गुना करते हैं। तो 1 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 8 या 24 या 72 72 गुना 5 360 360 गुना 5, तो ये हो जाएगा 18
100, यही हमारा उत्तर हो गया, अर्थात LCM आ चुका है 1860। इनको हल करते हैं। यहाँ पर दिया है HCF 306 और 657 का 9 है। इसमें LCM इसी संख्या का 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, जब भी दो संख्याएं दिया हो, यदि A और B कोई दो संख्याएं और उसका गुना कर दें और इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुना कर दें तो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। एक फार्मूला होता है, जिसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ से हम जो दिया होगा उसे यहाँ पर रख देंगे, जो नहीं दिया होगा उसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है और दोनों संख्याएं दी हुई है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। हम सबसे पहले गुना कर देते हैं। 306 गुना 657 बराबर HCF दिया हुआ है 9 और LCM वो ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम आगे देखते हैं इसे। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि LCM को उधर ही रहने देंगे, 9 उधर गुना में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 306 गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। अब देखेंगे यदि कट रहा हो तो काट देंगे, तो ये 657 9 से आराम से कट जाएगा। 9 एक कम 9 एक, 9 सते 63, यहाँ बच गया 2 7, 9 तिया 27, यानी 73 बार में कट चुका है। तो LCM 306 गुना 73 कर देंगे तो हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो यहीं पर गुना कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 छः 18, हाथ में रहा 1, 3 गुना 0 0 प्लस 1 1, 3 तिया 9 9 से 18। अब 7 से गुना करेंगे, 7 छः 42, हाथ में रहा 4, 7 गुना 0 0 प्लस 4 4, 7 तिया 21। अब जोड़ लेंगे तो 8 2 1 3 9 4 13, 1 1 2 और 2। तो LCM कितना आ चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो LCM आ चुका है हमारा 22,338, 22,338, यही हमारा LCM है। चलिए तो 5 नंबर के प्रश्न को अब देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल करेंगे, चूंकि इसमें सिर्फ भाषा लिखना है, भाषा से ही ये प्रश्न हल हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा है। तो पहले इसे समझते हैं। चलिए देखते हैं। हमने लिख दिया हल। कोई संख्या शून्य पर सिर्फ तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। जैसे आप देखें 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, कब हो रहा है? तो हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। 20 में कितने शून्य आ रहे हैं? एक आ रहा है ना, तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना ही चाहिए। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। देख रहे हैं ना, जितने बार 2 गुना 5 आएगा उतना बार शून्य आएगा। यानी एक बार यहाँ 2 गुना 5 है तो एक बार शून्य, अगर 2 बार शून्य होगा तो यहाँ 2 बार 2 गुना 5 आएगा। लेकिन जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुना 3 आता है। अर्थात यह संभव नहीं है कि 6 के पावर n के लिए n का कुछ भी माना जाए, पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 गुना 5 आएगा नहीं जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो उसी को हम भाषा में नीचे लिखते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि यह 2 गुना 3 के रूप का है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 0 आने के लिए 2 गुना 5 होना जरूरी है और यहाँ 2 गुना 5 है नहीं, इसीलिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। यानी 6 का पावर n में है, n के लिए मान पर हम कुछ भी रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हो गया हमारा उत्तर। 6 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। तो जैसे ये 4 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जिस भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होंगे तो वो संख्या भाज्य संख्याएं होगी। जैसे 4 के 3 गुणनखंड है 2 2 और 1। और जब वह संख्या जिसके सिर्फ 3 गुणनखंड या उससे कम हो जाए, 3 गुणनखंड या उससे कम हो जाए, तो वह एक भाज्य संख्या नहीं, वह एक अभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ 3 का गुणनखंड करें तो 3 या 1 हो सकता है, यहीं 4 का करें तो 2 गुना 1 हो रहा है। यदि गुणनखंडों की 3 संख्या 3 होनी चाहिए कम से कम, और या इससे अधिक हो, तो ये भाज्य संख्याएं होगी। कम से कम 3 होनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, इससे कोई छोटी भाज्य संख्या नहीं है। तो अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो हम इससे जांच करते हैं कि क्या ये एक भाज्य संख्या है। तो सर्वप्रथम ऐसा करेंगे, इसमें से जो कॉमन आए उसे कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन आ रहा है, इसमें 7 गुना 11 गुना यहाँ 1, जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बाहर आ जाए, सॉरी 13 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 13। अब गुना करके देखते हैं तो 13 तो अंदर है, 7 गुना 11 तो 77 गुना 1 प्लस 13।
13, 77 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो 77 ही होगा। 77 को 1 से गुना किया जाए तो 77 होगा प्लस 13। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 13 और यहाँ 77 को, तो ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 7 3 10, 7 1 8 9, तो ये हो जाएगा 90। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 2 ही गुणनखंड है, तो नहीं, आप 90 का गुणनखंड कर सकते हैं। जब आप 90 का गुणनखंड करेंगे तो इसे हम 45 गुना 2 तो लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ कम से कम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब आगे 45 को भी तोड़ेंगे तो 45 का भी होगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार जांचते हैं अगले सवाल को। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है। इसमें फिर देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले यहाँ एक लाइन खींच दें, तो इसमें 5 दोनों में, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, सॉरी। अब इसे हल करते हैं तो 5 7 6 के 42 गुना 4 दिया 12 गुना 24 प्लस 1, और 5 42 गुना 24 करेंगे तो 1008 हो जाएगा प्लस 1। और अब इसे हम तोड़ेंगे तो सॉरी जोड़ेंगे तो 1008 प्लस 1 तो 1009। अब कहेंगे यहाँ पर तो 2 ही गुणनखंड है, तो एक तो हम लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 3 गुणनखंड है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये बहुत ही साधारण और इजी सवाल है। सबसे पहले वो एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि यदि यहाँ से सोनिया चक्कर लगाना शुरू कर रही है तो यहीं से रवि भी चक्कर लगा रहा है, और दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये दोनों मिनिमम किस समय पर आकर मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेंस न्यूनतम का बन रहा है, क्योंकि 18 और 12 किस न्यूनतम संख्या को काट सकता है। तो यहाँ न्यूनतम का जब भी सेंस आए ना तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो इस संख्या में 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 2 से 9 बार में कट जाएगा और 2 से 6 बार में। फिर हम देख पा रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो एलसीएम बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूना 36, अर्थात वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।